सरकारी स्कूल में पढ़ लिया या नहीं पढ़ा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा अच्छा एजुकेशन लें। और ये थिंकिंग उनका है, उसके लिए वो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपना सारा कमाया हुआ धन वो चाहते हैं कि हम उस धन की बदौलत अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा दे सकें। लेकिन उसके पीछे जो स्कूलों में जो चीजें चल रही हैं वो सभी साफ साफ दिख रहा है। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए, क्योंकि जॉब हमारे पास आज हैं लेकिन कल गारंटी नहीं है कि वो रहेगा कि नहीं, तो आने वाले फ्यूचर जो जनरेशन है उनका होगा कि नहीं वो तो बात की बात है। वो तो सबसे बड़ा प्रश्न है। आज अगर हम गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ये सवाल निशान है कि हमारा ही जॉब 4 साल बाद रहेगा या नहीं रहेगा, ये सबसे बड़ी डाउटफुल है। तो आप उन पेरेंट्सों को क्या सजेशन देना चाहते हैं इन फ्यूचर के लिए कि अपने बच्चों के लिए जो इतनी कड़ी मेहनत करके अपने खून पसीने के सारे पैसे बैंक से निकाल करके वो इस चीजों पे खर्च कर रहे हैं कि हमारा बेटा एक अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं कि वो अच्छा अपना एक जगह बनाएगा। तो आपसे सर ये राय जानना चाहते हैं और उन पेरेंट्स को भी एक अच्छा सजेशन मिलेगा कि वाकई में अगर उन्हें कुछ पॉइंट आउट करना होगा तो वो कर सकते हैं आपकी इन बातों से। ओके, सो मनोज जी, ऐसा है कि मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस के अंडर। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके फैमिलीज के जो बच्चे हैं उनको जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उधर एनरोल करना पड़ेगा। इनफैक्ट करीबन 25% सीट्स रिजर्व है उनके लिए। तो ये जब डिसीजन लिया गया तो इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल छोड़ दिया गया। ऐसे बच्चे जो कि बहुत गरीब परिवेश से आते हैं उनको एक स्कूली शिक्षा अच्छी मिल सके, इसके लिए डिसीजन लिया गया था। क्योंकि जो स्कूल्स होते हैं वो जब जमीन लेते हैं तो उसमें वो जब भी स्कूल के नाम से जमीन लेते हैं या हॉस्पिटल के नाम से जब जमीन ली जाती है, इस तरह के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखते हुए उनको बहुत सस्ते दाम पे वो चीज मिल जाती है। क्योंकि वो ये कहना चाहते हैं कि हमारी इंटेंशन बिजनेस करना नहीं है, हमारी इंटेंशन है सोसाइटी को हम कुछ देना चाहते हैं, हम प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है। जो कि पूरी तरह से झूठ साबित हुआ। और ये देखा गया कि उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन तो मिल गया ईडब्ल्यूएस के अंडर सेक्शन 134A जिसको हम बोलते हैं, तो लेकिन उनको स्कूल के और बहुत सारे खर्चे उठाने पड़े। तो वो अपने बच्चे को अब उनके साथ ऐसा हो गया कि ऐसी हड्डी गले में आ गई जिसको ना वो निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। बच्चे को वहां से निकालते हैं तो एज अ पेरेंट उनको लगता है कि हमने बच्चे का लॉस कर दिया, उसको एक अच्छी शिक्षा से हम महरूम कर दिए। दूसरा, उन खर्चों को उठाने में वो सक्षम नहीं है। वो कह रहे हैं इस लाख बेटर तो गवर्नमेंट स्कूल का था कि वहां पर खर्चे तो नहीं थे बल्कि स्कॉलरशिप्स थी। तो वहां पर ये सिस्टम बड़ा ही मतलब दुखद है कि अब उस बच्चे को वहां से स्कूल से स्टेशनरी भी लेनी पड़ रही है। और स्टेशनरी आप मान के चलिए 7 से 8 हजार रुपए तो स्टेशनरी है। और साथ में कहते हैं उसको और 10 तरह की चीजें यूनिफॉर्म लेनी पड़ रही है। यूनिफॉर्म भी आप एक तो लेंगे नहीं, इतनी गर्मी में बच्चा चेंज तो करेगा ना, यानी कम से कम 2 शर्ट और 2 शॉर्ट्स लेगा। ठीक है, तो 2 पैंट्स या 2 स्कर्ट्स और टी शर्ट। और कई स्कूलों में क्या है, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि आपके पास हाउस टी शर्ट्स होती हैं डिफरेंट कलर्स की, देन आपके पास फॉर्मल शर्ट्स होती हैं, फिर आपके पास बेल्ट है, शूज है, सॉक्स है, फिर सर्दियों की अलग, गर्मियों की अलग। ये सारा तंत्र इतना बड़ा हो जाता है कि उस पेरेंट के ऊपर ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा बड़ा खर्चा आगे गिर जाता है। तो ये एक चीज है। अच्छा, फिर वो बच्चा जो है तो बच्चा ही, तो उसमें वो उससे गलती भी होगी, वो उसके ऊपर कभी इंक लग गई, कभी खाना लग गया तो उसको फिर वो नई लेनी पड़ेगी, या फिर टूट गया, खराब हो गया, सो बातें। तो यहाँ पर ये लूप होल था। मुझे लगता है कि उसको जिस पर्पज के लिए लाया गया था सेक्शन 134A के अंडर, वो ईडब्ल्यूएस सेक्शन को वो उतना बेनिफिट दे नहीं पा रहा है जितना मुझे लगता है कि दे पाता। बल्कि इनफैक्ट हमने देखा कि जब तक ये सब कानूनी लड़ाई जीती गई तब तक गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत रिफॉर्म आ गए। हालांकि पूरे भारत में नहीं आया, लेकिन हमने दिल्ली का मॉडल देखा कि एजुकेशन सिस्टम में काफी रिफॉर्म आया और वहां के बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया। अब वो पेरेंट जो है वो अब सोच में पड़ गया कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे को निकाल के लोग गवर्नमेंट स्कूल में डाल रहे हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई कर जीत के मैंने क्या पाया, मेरे तो खर्चे बढ़ गए। तो ये एक विडंबना है, इसको उसी तरह से देखना चाहिए। दूसरा, मैं ये मानता हूं कि जैसे कि हमने देखा कि देश में पिछले 9 साल में जिस पे भी बात आती, जिस पे भी किसी भी तरह का सरकारी तंत्र का नुकसान होता,
वो कहता है कि मैं परेशान हूं, मेरा साथ दो। तो हम क्या कहते हैं कि हम तो नहीं है, तू है, तू देख तेरी लड़ाई है। वो हम गलती करते रहे, और जिस दिन हम फंसे तो हम मदद मांगते, तब हमारी कोई मदद नहीं सुनता। यहाँ पर स्कूल सिस्टम में भी यही है कि जो बच्चे गरीब परिवेश से आते हैं, उनका साथ जो समृद्ध परिवार है वो क्यों नहीं दे रहे हैं। वो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, स्कूल में हमेशा एक काउंसिल होना चाहिए जिसमें पेरेंट्स हों, टीचर्स हों और मैनेजमेंट हो। ये ट्रायो बनना चाहिए, ट्रायंगल बनना चाहिए। स्कूल का हर डिसीजन उस कमेटी के जरिए होना चाहिए फाइनल। और ये चीज कौन कर सकता है? ऑब्वियसली जो गरीब परिवारों से आ रहे हैं, उन पेरेंट्स के पास तो वो तो दिहाड़ी मजदूर मजदूर का बच्चा है। मेरी क्लास में एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स जो हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अब दिहाड़ी मजदूरी वाला इन सब चीज लफड़ों में क्या पड़ेगा, क्या वो कंट्रीब्यूट कर लेगा? लेकिन जो समृद्ध परिवार है, मेरी क्लास में एसपी की भी बच्ची भी पढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो वेल टू डू फैमिलीज हैं, जो मर्चेंट नेवी में काम करते हैं, या जो भी एक्सवाइजी हमारे एलीट क्लास के पेरेंट्स के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब वो बॉदर्ड ही नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं पैसा मोटा है, कमा रहे हैं, दे रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ेगा ट्यूशन लगा देंगे, एकेडमी में कर लेगा। उनके ऐसे रोल हैं। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते कि इसी स्कूल में उन्हीं के बच्चे का फ्रेंड है। मेरी क्लास में एक बच्ची है जिसके दोनों पेरेंट्स सरकारी डॉक्टर हैं, बहुत मोटा तनख्वाह कमाते हैं और बहुत ही अच्छे पेरेंट भी हैं। उसकी फ्रेंड है जो ईडब्ल्यूएस से है। अब वो ये नहीं सोच पा रहे कि उनके साथ जो बच्ची पढ़ रही है वो है तो उसकी क्लासमेट ना। जब वो स्कूल में आ गई तो उसके अंदर कोई भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए, और एज अ बच्चा भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्कूल में न भी आई तब भी वो है तो बच्ची एक, उसको पढ़ने का अधिकार है ना। और जब वो इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई लड़के इस लेवल तक पहुंचे हैं, इट्स नॉट इजी। ईडब्ल्यूएस में भी किस स्कूल में आप जाना चाहते हो, वहां पर लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा नहीं आएगा, इट्स नॉट इजी। उन पेरेंट्स से पूछ के देखो जो इतनी बड़ी जंग जीत के यहाँ तक आते हैं। कोरोना के टाइम में उनको बहुत परेशान किया गया, ठीक है। मैं उन पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करता हूँ, मुझे इसलिए पता है उनकी स्थिति क्या है। वो मेरे सामने अपने दुखड़े रोते हैं और वो कहीं गलत नहीं है। तो जो समृद्ध है, अगर वो कमजोर की लड़ाई नहीं लड़ेगा ना, तो ये सवाल हमेशा बने रहेंगे। हमेशा समृद्ध इंसान को एक कमजोर की लड़ाई लड़ने के लिए उसका सहारा बनना ही पड़ेगा। और अगर आप ऐसे करेंगे तो ये मैनेजमेंट, ये प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो कि मोटी मलाई चाट रहे हैं आज के टाइम, सोचो गरीब को भी नहीं छोड़ा। स्कूल ही कह देता कि भाई ठीक है 75% लोगों से हम कमा लेंगे, 25% जो है उनको हम कहते हैं फ्री एजुकेशन दे देते हैं। भैया आपकी भी तो कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन स्कूलों का कॉलर क्यों नहीं पकड़ते हैं जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? जब आपकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जब आप एडमिशन के लिए बातें करते हैं, आप कभी सवाल करते हैं उस स्कूल के मैनेजमेंट से कि आपके यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है या नहीं है? है तो क्या आप उनको कहते हैं कोई रिबेट देते हैं? कोई आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? एनवायरमेंट के लिए आपने क्या किया? इस स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने निभाई? आपने अपने सिटी के लिए क्या किया? किसी गांव के लिए क्या किया? किसी गरीब के लिए क्या किया? किसी मजदूर के लिए क्या किया? किसी किसान के लिए क्या किया? हमारे ये सवाल ही नहीं होते। क्यों? हमारा पेट भरा हुआ है ना, हमारी इच्छा ही नहीं होती ये सब चीज पूछने की। तो मुझे लगता है कि ये सबकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज तो कुछ संभव नहीं है। धन्यवाद सर अपनी बात रखने के लिए। हमें लगता है कि आज जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नई शिक्षा नीति पे जो भी चीजें चर्चाएं हुई, बहुत कुछ जानने को भी मिला। और कुछ चीजें जो बच गई हैं, वो जो आरटीआई जो अभी सर लगाए हुए हैं, उनका अगर कुछ रिजल्ट आ जाने पर वो फिर हमसे साझा करेंगे। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके जो आज अखंड चैनल को आपने समय दिया। सर तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है सर कि आगे भी अगर कुछ ऐसी जानकारी आपके पास आएगी तो उस पर हम लोग विशेष चर्चा सामग्री लेकर के आपसे समय लेकर के मैं जरूर इस पे प्रोग्राम करूंगा। तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम सर जाते जाते एक प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति जो अभी स्टार्ट हुई है या लागू हुई है, तो क्या ये नई शिक्षा नीति पढ़ाई करके जो भी स्टूडेंट हैं पकोड़ा तले
आत्मनिर्भर बनने का मतलब कि या तो पकोड़ा तले या खुद ही अपना एक आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जिसपे हम आने वाले समाज में एक कुछ अपनी व्यवस्था खुद खड़ा कर सके, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को बचा सके, उन्हें एक अच्छा शिक्षा को बेहतर और बना सके। क्या हमारा वही पुरानी चीजों पे लौटना होगा, अपना प्राकृतिक गुरुकुलम की ओर? मुझे ये लगता है कि गुरुकुलम तो अब फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि इस शिक्षा नीति में भी संस्कृत को, गुरुकुल्स को और स्पेशली संस्कृत ओरिएंटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके ऊपर भी बात की गई है। लेकिन वो इनका ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो एजुकेशन को ही स्पॉइल करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसी चीज को लाना चाहते हैं, जो डीपॉपुलेशन करना चाहते हैं, हम उससे किसी तरह की उम्मीद रखें, ये हमारी बेवकूफी है। हमें अपने आप को इतना, अभी तक 3 साल हमने ये चीज देख ली कि किस तरह की इनकी सोच है, और इन्होंने किसी भी सामाजिक तबके को परेशान करने में कसर नहीं छोड़ी है। और सिवाय जुमले के इस देश को कुछ नहीं मिला पिछले 9 साल में, तो हम ये बात बोल सकते हैं। पहले की सरकारों ने भी कोई भला तो किया नहीं था, लेकिन कम से कम इतना बुरा नहीं था। वो कहते हैं कि भाई अभी वाले इतने बुरे निकले कि पहले वाले भले कहला गए, तो वो वाला काम हो रहा है, भला तो कोई भी नहीं था। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरह की एजुकेशन चाहते हैं। और आप अपने बच्चों को, मैं आपको एक एडवाइस भी दे रहा हूँ यहाँ पर, अपने बच्चे को जब आप इस नीति के अंतर्गत पढ़ाते हैं तो उसको पहले दिन से आप ये कंफर्म कर देना कि आपको जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग मिले, टेक इट एज अ स्किल। डोंट ट्राई टू फाइंड एनी काइंड ऑफ करियर इन दैट टिल द टाइम यू कंप्लीट योर एजुकेशन। और एजुकेशन कंप्लीट 12th पे नहीं होती है, 12th पे नहीं होती है एजुकेशन, कम से कम मास्टर्स डिग्री पे होती है। कम से कम बच्चे को उस लेवल के लिए बताइए कि आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स तक पहुंचेंगे जरूर से जरूर, उससे पहले हम आपको कमाने नहीं देंगे, ठीक है। और पढ़ाई छोड़ के तो बिल्कुल नहीं कमाने देंगे। तो एजुकेशन जरूर पूरी करिए बच्चे की, क्योंकि उसी तरह से आप इस जो लूप होल्स हैं इस नीति के, उनसे लड़ पाओगे। और सरकार को भी ये पता चलेगा कि इस जनता को मूर्ख बनाना इतना आसान नहीं है। यही उनका ऑब्जेक्टिव है। वो हमारे को बहुत जल्दी लालच की पुड़िया, लालच का चूर्ण चटाना चाहते हैं। हमें वो नहीं चाटना है। हमें समझदारी से अपना अपना आप जो स्कूली सिस्टम है ना, उसको याद करिए। हमारे टाइम में बहुत अच्छे, कहते हैं, फौज के अफसर बने, बहुत अच्छे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे इंजीनियर्स बने, तभी आज हम इतने कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो वो एजुकेशन सिस्टम इतना भी बुरा नहीं था। हाँ, रिफॉर्म्स हर जगह होने चाहिए और उसकी नीड भी है, लेकिन सही नीयत से चीजें हो तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा।